हेलो एवरीवन। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बेंजीन के ऊपर किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई जा सकती हैं, उसका क्या मैकेनिज़्म है और कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन जो है वो प्रदर्शित करता है। उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी से रिलेटेड वो ये है कि अब हम बेंजीन पर नहीं करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर पहले से यदि कोई एक समूह लगा हुआ हो, यदि ये एकल प्रतिस्थापी बेंजीन है, तब भी इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाई जा सकती है। तो अब हमको ये देखना है कि यदि मैं इस प्रकार के कंपाउंड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाऊं तो जो आने वाला दूसरा समूह है, जैसे कि यदि मैं इसके ऊपर नाइट्रीकरण करवाऊं तो NO2 समूह है आने वाला समूह, यदि मैं हैलोजनीकरण करवाऊं तो हैलोजन समूह है इस पर दूसरा समूह जो लगने वाला है। तो वो कहाँ लगेगा? पहले से एक समूह यदि लगा हुआ है तो आने वाला दूसरा समूह कहाँ लगेगा? यदि आने वाला दूसरा समूह इन दो में से किसी एक पोजीशन पर लगता है तो हमको ऑर्थो प्रतिस्थापी प्राप्त होंगे, द्विप्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होगा ना। तो वो ऑर्थो पोजीशन पर या तो यहाँ या यहाँ। यदि आने वाला समूह इन दो में से किसी एक पोजीशन पर लगता है तो हमको मेटा प्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होगा, और यदि यहाँ लगता है तो हमको पैरा प्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होगा। ये जो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन है वो इस Z के सापेक्ष होती हैं। तो यदि Z कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी समूह हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दाता भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही भी हो सकता है, उसके सापेक्ष यदि कोई दूसरा समूह जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के बाद वो यहाँ लगा तो ऑर्थो द्विप्रतिस्थापी बनेंगे, यहाँ लगा तो मेटा द्विप्रतिस्थापी और यहाँ लगा तो पैरा द्विप्रतिस्थापी समूह बनेंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आने वाला जो सेकंड ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पश्चात जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? ऑर्थो बनेगा, मेटा बनेगा या पैरा बनेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली ये Z डिसाइड करेगा कि Z का नेचर कैसा है। तो Z में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जो हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी हैं वो है एक तो इसका प्रेरणिक प्रभाव कि Z जो है वो हमारा +I प्रभाव वाला है या -I प्रभाव वाला। तो एक तो हमको ये देखना है। दूसरा हमको ये देखना है कि इसका मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो क्या है। तो वो भी +R या -R कुछ भी हो सकता है। तो R और M सेम ही चीज़ है। तो इन इफ़ेक्ट्स को हम पहले देखेंगे कि Z का क्या क्या है इनमें से, और फिर हमने 3 कैटेगरीज बनाई कि आने वाला समूह जो है वो या तो, हाँ एक और चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक तो आने वाले समूह की पोजीशन डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया ओरिएंटेशन, और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्टिविटी। यानी कि ये अभिक्रिया जो होने जा रही है, जो मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने जा रही है वो बेंजीन की अपेक्षा स्लो होगी या फास्ट होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी, स्लो होगी या फास्ट होगी। तो इसके आधार पे हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। मोटे मोटे तौर पे यदि मैं आपको समझाऊं तो वो है कि यदि हमारा Z इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यदि Z इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो वलय पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। उस केस में जब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जो आने वाला है वो अटैक करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। उसकी रिएक्टिविटी तेज होगी, बेंजीन की अपेक्षा वो रिएक्शन फास्ट होगी।
और जो उत्पाद बनेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यदि हमारा Z है, तो एक तो रिएक्टिविटी फास्ट होगी और एक दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, वो हैं ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद। तो इस समय हम कहेंगे कि जो हमारा Z है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है फर्स्ट कैटेगरी में, या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह है, ऑर्थो पैरा दिष्टकारी समूह है। साथ ही साथ हमारा Z जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन देकर। किसके प्रति एक्टिवेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एक्टिवेट कर रहा है। सेकंड कैटेगरी जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली, यानी कि Z जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो हो सकता है। तो यदि Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो रिएक्टिविटी होगी अभिक्रिया की, जो सक्रियता होगी, जो रिएक्टिविटी है वो स्लो होगी बेंजीन की अपेक्षा, यानी कि Z हो गया हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, विसक्रियणकारी समूह। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो बनेगा मेटा, प्रोडक्ट बनेगा मेटा। तो हमारा Z क्या हुआ? हमारा Z है एक मेटा डायरेक्टिंग समूह तथा डीएक्टिवेटिंग समूह। तो दो क्लियर कट कैटेगरी हो गई, या तो Z एक्टिवेटिंग हो सकता है या Z डीएक्टिवेटिंग हो सकता है। जब भी ये एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ऑर्थो और पैरा दो उत्पाद बनेंगे, और जब भी ये डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग है, यानी कि एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। एक तीसरी जो स्पेशल कैटेगरी है वो केवल हैलोजेंस के केस में है, अर्थात यदि Z कोई हैलोजन समूह है, यदि हमारा Z कोई हैलोजन समूह है तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो बनेंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो बनेंगे ही, लेकिन जो हैलोजन होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ना कि एक्टिवेटिंग। यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यदि कोई समूह है तो वो एक्टिवेटिंग है, लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, इसका ऑपोजिट हो रहा है। ये यहाँ से इसने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिया और यहाँ से इसने डीएक्टिवेटिंग लिया। इसको हम आगे आपको समझाएंगे इसके कारण और बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाली कैटेगरी, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करते हैं। अर्थात हमारा जो Z है, अर्थात जो बेंजीन पर पहले से लगा हुआ समूह है, वो इलेक्ट्रॉन दाता है दोनों ही तरह से। कैसे कि इसका +M प्रभाव है और +M और +I प्रभाव है, दोनों प्रभाव प्लस हैं, दोनों प्रभाव यहाँ पर प्लस हैं। ये संभावना कब कब हो सकती है? पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है एनिलीन का। एनिलीन में पहले से जो समूह लगा हुआ है, यानी हमारा Z समूह जो है वो ये है NH2, ठीक। तो पहली कैटेगरी में है ऐसा समूह जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनुनाद में भाग ले सकता है, जैसा कि आगे आने वाली संरचनाओं में आप देख सकते हैं। जब ये अनुनाद में भाग लेता है और अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, तो इन अनुनादी संरचनाओं में क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्थो पोजीशन दोनों, इधर वाली भी और इधर वाली भी, यानी ये और ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन ये वाली, तीनों जगहों पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। लेकिन मेटा पर माइनस चार्ज नहीं दिख रहा है किसी भी अनुनादी संरचना में, तो केवल ऑर्थो और पैरा पर ही माइनस चार्ज दिख रहा है, अर्थात ये दोनों पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो आने वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहाँ अटैक करेगा, वो ऑब्वियसली वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो एनिलीन पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाते हैं तो आने वाला जो सेकंड ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप है, वो या तो ऑर्थो पे अटैक करता है या पैरा पर, और कुछ हमको ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होते हैं, कुछ हमको पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं, दोनों प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब आती है इसी के अंदर, अभी हम केवल एक ही डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। यदि मान लीजिए कि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लगा हुआ है, फिर भी
हमारा जो एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन दाता का काम कर रहा है। हम जानते हैं ना कि एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, यानी ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को देता है ना। तो इसने वलय को बंध के इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इस वजह से भी वलय पर ऑर्थो पोजिशंस और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो ऑर्थो या पैरा पर ही अटैक करता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है बाइफिनाइल की। बाइफिनाइल में क्या है कि अनुनाद के दौरान एक वलय से पाई इलेक्ट्रॉन दूसरी वलय में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो दूसरी वलय है इसमें आपको दिखाई दे रहा है ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि हमारा जो Z है, चाहे वो NH2 है, चाहे वो CH3 है, चाहे वो फिनाइल समूह, यदि हमारा Z किसी भी तरह से वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही बढ़ा रहा है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो केवल ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूंकि वलय का घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, Z पर प्लस चार्ज है, हर बार आप देखिए Z पर है प्लस चार्ज और वलय पर है हर बार माइनस चार्ज। तो वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन से ही अटैक करेगा तो बेंजीन की अपेक्षा बहुत ही फास्ट अटैक करेगा। तो ये है एक्टिवेटिंग समूह। हमारा Z क्या है? एक्टिवेटिंग समूह। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होने के साथ साथ सक्रियणकारी समूह भी है। ये हुई पहली कैटेगरी। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि जो हमारा Z है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो Z में या तो माइनस आई प्रभाव होगा या माइनस M प्रभाव होगा। माइनस माइनस प्रभाव होने के कारण क्लियरली हम जानते हैं कि Z जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वलय की तरफ से अपने ऊपर। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के अंदर हमने देखा कि नाइट्रो समूह पर दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इनकी विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो वलय पर क्या होता है, माइनस चार्ज के बजाय प्लस चार्ज आ जाता है तो, और जो हमारा Z है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो Z पर माइनस चार्ज आ गया और वलय पर प्लस चार्ज। एक तो वलय पर प्लस चार्ज आ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन से भी कम हो गया वलय का। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो जब अटैक करेगा तो वो स्लो अटैक करेगा, क्योंकि उसको वलय पर उतना इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं मिल रहा है जितना बेंजीन में मिलता। तो बेंजीन की अपेक्षा की अभिक्रिया स्लो होगी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन दोनों यानी इधर वाली और इधर वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। तो यहाँ भी और यहाँ भी प्लस चार्ज है और पैरा पर भी प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ ज़्यादा है? मेटा पर। तो इस पर न तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, फिर भी इस पर प्लस चार्ज होने के कारण हम मानते हैं कि मेटा, दोनों मेटा पोजीशन पर अपेक्षाकृत रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जब अटैक करेगा तो वो मेटा पर करेगा, इस पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं खुद ही इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इसलिए वो इस प्लस पर तो बिल्कुल अटैक नहीं करेगा, केवल इनमें से किसी पोजीशन पर अटैक करेगा। और इसी प्रकार का एक ये NR3 ग्रुप भी लगा के हम देख सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं ये भी वलय पर प्लस चार्ज ले आता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये दूसरी कैटेगरी के ये जो दो एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ केवल दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यदि हमारा Z समूह वलय से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो ऑर्थो और पैरा पर प्लस चार्ज आ जाता है, इसलिए
इलेक्ट्रॉन्स नहीं का अटैक केवल मेटा पोजीशन पर ही हो सकता है, और वो भी बेंजीन की अपेक्षा ये अभिक्रिया स्लो होगी, धीरे होगी। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम कैटेगरी की। तो तीसरी कैटेगरी में मैंने लिया है हेलोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेलोजन में दो विपरीत प्रभाव यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट तो है माइनस और मीजोमेरिक इफेक्ट है प्लस। तो पिछले दो जो हमने अभी देखे थे उदाहरण, उनमें क्या देखा था कि या तो माइनस आई माइनस एम साथ साथ चल रहा है या प्लस आई प्लस एम साथ साथ चल रहा है। यहाँ हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, एक माइनस एक प्लस साथ चल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। क्लोरीन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन की तरफ आकर्षित होंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन की तरफ नहीं जाएंगे, क्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। ये तो हुआ हमारा प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन पर जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री पड़े हुए हैं, नॉन बॉन्डेड हैं, ये बॉन्ड में बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्री पड़े हैं तो ये अनुनाद में भाग ले लेते हैं, रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं, और रेजोनेंस में भाग लेने की वजह से वलय पर माइनस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर प्लस चार्ज। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है या जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो क्या है? प्लस है। तो दोनों विपरीत प्रभाव एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए दो विपरीत चीज़ें यहाँ पे घटित होगी। पहली कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसके ऊपर अटैक करेगा तो उसे जहाँ माइनस चार्ज दिखाई देगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा दिखाई देगा, वहीं पर अटैक करेगा, अर्थात ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। दूसरी चीज़ कि वलय से इलेक्ट्रॉनों को खींच भी रहा है क्लोरीन, इसलिए वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा कम हो जाएगा और उस कम इलेक्ट्रॉन घनत्व की वजह से जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये जो हेलोजन है। चाहे यहाँ कोई और हेलोजन भी होता तब भी हेलोजन के केस में हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो बनते हैं ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, और उनकी जो स्पीड होती है रिएक्शन की वो बेंजीन की अपेक्षा स्लो होती है। आई होप आपको ये ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ध्यान से आप इसके नोट्स बना लें। थैंक यू।